हाँ बेटे, तो सेक्शन 19 ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया, a holding company cannot allot or transfer its shares to its subsidiary company. Any such allotment or transfer will be void. मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, मेरी बात समझ में आ गई है? आ गई? सबने गर्दन तो हिलाई है। तो जरा मुझे फर्क बताओ, अलॉटमेंट और ट्रांसफर में क्या फर्क होता है? अलॉटमेंट कंपनी करती है, ट्रांसफर शेयर होल्डर्स कर सकता है। थोड़ा थोड़ा सही है, मतलब हम पहुंच वही रहे हैं, बस शब्दों का अंतर है। अलॉटमेंट नए शेयर्स का होता है जो डायरेक्ट कंपनी से होता है, और ट्रांसफर कंपनी पुराने शेयर किसी के नाम से उठा के किसी दूसरे के नाम में ट्रांसफर करती है, वो जिसके ट्रांसफर होता नाम है। पे पड़ेगा ना, ऐसे हाँ तो जी, नहीं ट्रांसफर कर देगी। नहीं नहीं, जब वो एप्लीकेशन आएगी तभी तो, अपनी मर्जी थोड़ी कर देगी, थोड़ी ना, ऐसा तो गलत समझ रही बेटा, है ना? अपनी मर्जी से नहीं करेगी, जब वो एप्लीकेशन आएगी तो ट्रांसफर हो गया पुराना माल और अलॉटमेंट हो गया बिल्कुल नया माल। क्लियर हो गई इतनी बात? लेकिन इस लैंग्वेज को सुनो ध्यान से, होल्डिंग कंपनी कैन नॉट अलॉट और ट्रांसफर, allot or transfer its shares to subsidiary company। इतनी बात आई। लेकिन अगर मान लो, एक एग्जांपल मैं सामने डाल रहा हूं, एच लिमिटेड ने 1 जून को सब्सिडरी कंपनी के इतने शेयर होल्ड किए कि 1 जून को एच लिमिटेड बन गई होल्डिंग कंपनी एस लिमिटेड की। लेकिन एस के पास कुछ शेयर पहले से थे, 10% शेयर से, ज्यादा नहीं थे, 10% थे। क्या उससे वो शेयर बेचने पड़ेंगे एस लिमिटेड को, या वापस करने पड़ेंगे? सर नो, नो सर। नो तो कह दिया सबने, लेकिन क्यों? लॉ कहता है क्यों। सर होल्डिंग कंपनी पढ़ने के बाद ट्रांसफर नहीं करेगी ना? पहले के वो तो अलॉटमेंट ही तो किए होंगे, मैं कह रहा हूँ अलॉटमेंट किए थे उसने पहले, एच लिमिटेड ने पहले किए, जनवरी में किए थे एस लिमिटेड को शेयर अलॉट अपने। देखो, 1 जून को जो शेयर्स हैं एस लिमिटेड के पास, वो होल्ड हैं जो जनवरी में अलॉट हुए थे। तो यहाँ पर है एक्वायर, अलॉटमेंट और ट्रांसफर होल्डिंग के लिए मना नहीं किया है। अगर सब्सिडरी बनने से पहले से ही एक्वायर किए हुए हैं तो वो होल्ड कर सकती है। सोच सकते हो सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट क्यों आई होगी? क्योंकि रीजन क्या था, अगर एच ने भी एस के ले लिए 50 से ज्यादा % और एस ने भी ले लिए एच के 50 से ज्यादा %, तो फिर तो जब मीटिंग होगी तो वोटिंग राइट में होगा, झगड़ा होगा, मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। कंट्रोल किसके हाथ में मालूम ही नहीं, सारा बिखर गया कंट्रोल। इसलिए कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए उन्होंने साफ कह दिया। अब अगर हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जो हमारा मेन पर्पस था सेक्शन 19 का, वो था कंट्रोल डाइल्यूट ना हो। इसलिए अगर सब्सिडरी कंपनी के पास पहले से ही शेयर है, उन पे वोटिंग राइट नहीं मिलेगा फिर आपको, क्योंकि वोटिंग राइट करके कर भी क्या लोगे? अल्टीमेटली माननी तो बात ऐसे लिमिटेड की है आपको, आप तो सी कंट्रोल में हो। तो लॉ ने साफ कहा, अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, एस लिमिटेड को उन शेयर पे वोटिंग राइट नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, यही हम बात कर रहे थे, एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। अब मान लो एक शेयर होल्डर था जिसके पास एच के शेयर थे कुछ, मिस्टर एक्स, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर कोई भी मान लो, और उन्होंने अपनी वसीयत बनाई कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरी एक अच्छी कंपनी है जिसे मैं बड़ा अच्छा मानता हूँ एस लिमिटेड, उसको ट्रांसफर कर दी जाए, उसको दे दी जाए। अब वो राहुल गांधी मर गए, भगवान ना करे, शेयर्स जो एच लिमिटेड के थे वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी?
एस एस लिमिटेड लिमिटेड की होल्डिंग के बाद, होल्डिंग सब्सिडी के बाद, तो ये क्या वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा तो क्यों, नहीं माना जाएगा तो क्यों? नहीं होगा शायद, क्योंकि ट्रांसफर नहीं कर सकते। और कोई जवाब? सर हो जाना चाहिए, विल में तो पहले ही लिखा हुआ था। नहीं, बिल को बिल, अगर मैं बिल में ही लिख जाऊंगा कि मैं अपने बेटे, मेरे मरने का मेरा बेटा किसी का मर्डर कर सकता है, उसे आजादी फ्री कर दिया जाए, कोई सजा नहीं दी नहीं जाए, वो तो लीगल हो गया। तो ये भी तो जब लॉ में लिखे तो लीगल है। लेकिन देखो लॉ की लैंग्वेज, लॉ ने कहा वही ट्रांसफर अलॉटमेंट, यहाँ पर वो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर रहा है। एस लिमिटेड जो शेयर होल्ड कर रही है एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके नाम ट्रांसफर नहीं होंगे। एस लिमिटेड को वो असेट तो है, पर वो एसेट बेचनी पड़ेगी किसी को। भाई अगर ये होल्डिंग सुनो समझ में आ रहा है कि सुनो होल्डिंग कैसे कर सुनो सकते सुनो सुनो सुनो, एक काम करता हूँ, मेरा मार्कर कहाँ है, ये रहा। मैं वो खोलता हूँ व्हाइट बोर्ड। दिख रहा है सभी को व्हाइट बोर्ड? देखो, एक कंपनी है एच लिमिटेड, ये होल्डिंग कंपनी है। एक कंपनी है एस लिमिटेड, ये सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, एक बंदा है एक्स, इसके पास है शेयर्स, किसके? एच लिमिटेड के। इसने अपनी विल में लिखा, क्या लिखा विल में? मेरी सारी प्रॉपर्टी एस लिमिटेड को दे दी जाए। राइट? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब जैसे ही ये मरा, कौन मरा? एक्स, सारी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग शेयर्स किसकी हो गई? एस लिमिटेड की। होगी नहीं होगी? Yes, जब sir. जब शेयर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दो ऑप्शन दिए जाते हैं, भैया बता तेरे नाम ट्रांसफर करें या तू बेचेगा? असेट तेरी है क्योंकि तेरे पिताजी ने दी है, और तेरे पास दो ऑप्शन है, या तू इसको रख होल्ड कर या इसको बेच दे। अगर होल्ड करता है तो हम तेरे नाम ट्रांसफर कर देंगे, तू लीगल ओनर हो जाएगा इनका, और अगर होल्ड नहीं करता है तो बेच दे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर क्या है, ये सब्सिडरी कंपनी है। तो सब्सिडरी कंपनी में क्या हो सकता है? होल्ड नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं होंगे इसके नाम। इसे अल्टीमेटली सेल करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर नहीं हो रहे ना, होल्ड तो कर सकता है जैसे पहले कर रहे थे। बेटे एक बात बता मुझे, होल्ड कर रहा है, नाम रजिस्टर में किसका लिखा हुआ है? मरने वाले का। क्या नोटिस करके भेजा जाएगा उसे मीटिंग का? कौन देके आएगा ऊपर जाके? है ना, उसका नाम तो हटा नाम के। चेंज क्यों नहीं करेंगे? नाम चेंज करने के लिए शेयर ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जब भी तो नाम चेंज होगा। अच्छा ठीक है। उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन। अगर डेथ हो जाती है, तो अगर शेयर ट्रांसफर होते हैं तो बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो वो जब भी तो होगा, ट्रांसमिशन तो करना ही पड़ेगा शेयर्स का। ठीक है, इतनी बात आज तक क्लियर हुई बात मेरी? यस अब सर। अब जो लॉ निकला वो क्या निकला? सेक्शन 19 क्या कहता है? सेक्शन 19 कहता है a holding company cannot allot or transfer its shares to the subsidiary company. Any such allotment or transfer is void subject to, यानी कि following exceptions are there. If subsidiary company holds shares before being subsidiary. Second point, if subsidiary company holds shares of holding company as a legal representative.
जब तक उसके नाम में शेयर नहीं ट्रांसफर होंगे तब तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगी वो। भाई मान लो मिस्टर एक्स की डेथ होती है, ये शेयर एक्स को नहीं जाते, उसके बेटे को जाते, बेटा मान लो वाई है, तो वाई अगर अपने नाम से होल्ड कर ले, अपने नाम ट्रांसफर कर ले, तो वो ओनर बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। लेकिन वाई ऐसे केवल होल्ड कर रहा है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या हुआ कि शेयर के मेंबर में, रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम किसका लिखा हुआ है, एक्स का लिखा हुआ है अभी भी। रजिस्टर देखिए फिर कंफ्यूजन आ रहा है। मान लीजिए एक, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको जनरल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक्स है एक बंदा, इसका बेटा है वाई, एक्स मर गया, एक्स के पास शेयर थे मान लो रिलायंस के, रिलायंस के शेयर थे। अब एक्स मर गया, शेयर किस पर जाएंगे, वाई के पास। वाई के पास क्या है, दो ऑप्शन, होल्ड और सेल। सेल मतलब ये ट्रांसफर, गिफ्ट कर दे वो भी आएगा। खुशी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा? सर एक बार होल्ड क्लियर कर दीजिए, होल्ड में होता क्या एक्चुअली? हम होल्ड करते हैं। होल्ड का मतलब यहाँ पर मेरा है कि हम मेंबरशिप ले रहे हैं। तो वाई के पास वोटिंग, हाँ जी भूमिका, वाई के पास वोटिंग राइट्स होंगे। अभी आ रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ, इस पूरे एग्जाम्पल क्लियर कर लेता हूँ, सब फंडा क्लियर हो जाएगा। अब वाई के पास ऑप्शन क्या है कि या तो वो कहते साहब मुझे मेंबर बना दो, या वो कहेगा साहब मैं नहीं बनना चाहता, मैं किसी को बेच दूंगा शेयर, या अपनी बहन को गिफ्ट कर दूंगा, बहन को बेच, वॉट एवर भी रीजन। ठीक है, जब तक मेंबरशिप नहीं मिलेगी, उसने ऑप्शन ले लिया साहब मैं मेंबर बनने को तैयार हूँ, तो कंपनी क्या करेगी, उससे कंसेंट लेगी, मेंबर बनने को तैयार है, और क्या करेगी उसके बाद उसके नाम शेयर ट्रांसफर कर देगी। ऐसे तो होगा? हाँ बेटे, एक चीज लॉजिक। हाँ बोलो बोलो बोलो। जब ट्रांसमिशन होगा तब मेंबर बनेगा ना? हाँ तो वो कह रहा है ना मुझे नाम शेयर ट्रांसफर कर दो। पर आपने होल्ड पे फिर मेंबरशिप क्यों बताया? एक मिनट तो सही, पूरी बात तो सुन ले लाली, मेरी बात तो सुन। एक चल और एग्जांपल, डेट और क्लियर कर लेते हैं। डेथ हो गई इसकी 1 जुलाई 2020 को, ठीक है, बेचारे की 13वीं में निकल गए 13 दिन, प्रॉपर्टी सब इसी की आ गई, ये पिताजी हमारे के बिल में लिखा हुआ था, 13 दिन निकल गए 13वीं में। 15 तारीख को इसने कंपनी को लेटर भेजा कि साहब मुझे मेंबर बना दिया जाए, राइट। 15 तक कैसे होल्ड कर रहा है वो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अभी शेयर ट्रांसफर नहीं हुआ उसके नाम। कंपनी ने 17 तारीख को उसका नाम रजिस्टर में एंटर कर लिया, रजिस्टर ऑफ मेंबर में। मेंबर कब बना वो, 17 तारीख को। 1 से लेकर 16 तारीख तक वो क्या रहा, होल्ड किए शेयर उसने एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 17 तारीख को ही बिकम्स द मेंबर, ठीक है। यहाँ तक क्यों कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। सर इसमें हम समझ रहे हैं, बट इसमें वाई सब्सिडरी कंपनी थोड़ा है, तो इसमें पॉइंट क्या बन? सब्सिडी कंपनी से बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, सब्सिडी कंपनी दोबारा आऊंगा मैं, अभी उसे भूल जाओ। अभी हम तो अगर प्रैक्टिकल आदमी बात कर रहे हैं। हाँ बोलो भूमिका, आप पूरी बात करो। सर अगर मतलब 16 तक, मतलब 14 को अगर कोई मीटिंग होती है तो वाई को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे, क्योंकि रजिस्टर में नाम ही नहीं है उसका, एक्स का नाम लिखा हुआ है। और अगर कंपनी को मालूम नहीं है तो कंपनी तो नोटिस भेजेगी, उसके एड्रेस पे भेजेगी, ठीक है। कंपनी को थोड़ी मालूम है कि मर गया एक्स, वो तो वाई बताएगा। तो जब तक वो अब लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई, एक्स मर गया 1 जुलाई को, सारी प्रॉपर्टी कौन होल्ड कर रहा है, इंक्लूडिंग शेयर्स, वाई होल्ड कर रहा है, लेकिन एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जब तक प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं हो जाएंगी तब तक ओनरशिप थोड़ी मिल जाएगी उसे। जो इंसान होल्ड कर रहा है उसे बेनिफिट्स मिलते हैं फिर उन शेयर्स के? बेनिफिट कैसे, मतलब जो डिविडेंड आएगा उनका वो मिलेगा? हाँ, उसको मिलेगा भाई, ओनर तो वही है ना। लेकिन ऐसा समझो ना, प्रैक्टिकली क्या होता है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को डिविडेंड मिलेगा, सब कुछ उसी को मिलेगा। तो वो जो डिविडेंड मिला वो किसका हो गया, एक्स का डिविडेंड हो गया। एक्स की सारी प्रॉपर्टी किसकी है, वाई की, तो डिविडेंड भी इसका हो जाएगा वाई का।
हाँ भूमिका बोलो। अगर 14 को डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो भी वाई को मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो एक्स के नाम में चलेगा। एक्स की प्रॉपर्टी हो गई, नहीं हो गई डिविडेंड? भाई एक्स का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, उस पर जो प्रॉफिट कमाया वो किसका हुआ? एक्स का हुआ। और एक्स की सारी प्रॉपर्टी किसकी है? वाई की है। क्या कंफ्यूजन आ रहा है? तो क्लियर करो भाई, ये तो आज ही टॉपिक में मजा आ जाएगा। बताओ भूमिका, क्लियर करो बेटा, और बताओ क्या डाउट आ रहा है। सर वाई 16 को किसी और को सेल कर देता है शेयर्स, तो ठीक है। फिर डिविडेंड डायरेक्टली उसको जाएगा या वाई को मिलेगा? मिलेगा। क्यों मिलेगा? शेयर ट्रांसफर कब से होंगे? 16 तारीख से होंगे ट्रांसफर। तो नया जो जिसको ट्रांसफर किया वाई ने उसको मिलेगा फिर डिविडेंड? नहीं रुक जाओ, शेयर ट्रांसफर जब किए जाते हैं तो ऑप्शन दिया जाता है कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड। नहीं बता। जब शेयर मान लो ऐसा होता है इस पीरियड में, शेयर अगर उसने जैसे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आपका एग्जांपल है कि मान लो उसने 12 तारीख को 14 को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, और ये आदमी बेचना चाहता है, वाई शेयर बेचना चाहता है जेड को, ठीक है? तो ये जब बिकेंगे ना तो ऑप्शन आता है कम डिविडेंड या एक्स डिविडेंड। कम डिविडेंड अच्छा, मतलब है दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड या एक्स डिविडेंड, ठीक है? कम डिविडेंड मतलब है भाई डिविडेंड आएगा, मान लो 2 रुपए का डिविडेंड आया शेयर पे, तो उसकी वैल्यू बढ़ा देनी शेयर की। तो डिविडेंड के साथ बेच रहा है या डिविडेंड के अलग अलग, अलग बेच रहा है, ये उसके हाथ में है, वाई के हाथ में। और अगर वो कहता है साहब मैं एक्स डिविडेंड बेच रहा हूँ, डिविडेंड को ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ मैं, तो डिविडेंड का वाई पैसा आएगा वाई के अकाउंट में। जब शेयर इन्फॉर्म किए जाएंगे कंपनी को कि साहब वो जो शेयर बिक रहे हैं वो एक्स डिविडेंड बिक रहे हैं, जिसपे वो साइन करेगा, जो खरीद रहा है वो भी साइन करेगा मैं एक्स डिविडेंड खरीद रहा हूँ। कंपनी उसकी बात को मान के डिविडेंड का पैसा किसको देगी? जो इसका लीगल हेयर है एक्स का, यानी वाई को देगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट मंथ या फिर अगले टाइम का डिविडेंड तो फिर जेड को मिलेगा ना, बस पहला वाला नहीं और मिलेगा। क्या, तो जब जब वो प्रॉपर्टी इसकी हो गई तो जिस पर जो किराया आएगा, भाई सिंपल सी बात है, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी किराया आएगा उसके बाद तो किसका होगा? जो ओनर होगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर लेके चलते हैं अपन एस लिमिटेड को, इस सारी में एच लिमिटेड को लेके चलते हैं और एस लिमिटेड को। एक्स ने अपने सारे शेयर किसको दे दिए? एस लिमिटेड को एज ए। अब वही एग्जांपल तुमने जो लिया था, 1 जुलाई 2020 को डेथ हो गई, एस लिमिटेड के नाम शेयर जाएंगे, एस लिमिटेड के नाम, लेकिन एस लिमिटेड के पास 2 ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है सेल करने का। जब तक ये होल्ड करेंगे कैसे? एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अपने नाम शेयर ट्रांसफर नहीं करा सकती एस लिमिटेड। जो शेयर एक्स के थे, जो शेयर एक्स के थे एच लिमिटेड में, वो शेयर्स एस लिमिटेड अपने नाम ट्रांसफर नहीं करा सकती, उसे वो ट्रांसफर किसी और को करने ही पड़ेंगे। वो केवल होल्ड कर सकते हैं एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अभी खुशी गुप्ता की तो आज सर कब तक होल्ड कर सकते हो? आई मीन कितना टाइम है उसके पास सेल करने के लिए? कितना टाइम है इसमें? तो देखो भैया सिंपल सा फंडा होता है, 2 महीने के अंदर बताना पड़ता है, 2 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है। उसमें भी ये होता है कि नॉमिनी कौन है। अगर मान लो नॉमिनी का नाम पहले से ही मेंशन कर दिया है उसने, एक्स ने अपना नॉमिनी जो बनाया था एस लिमिटेड को, इशिका का है हाथ रेज हुआ है, इशिका क्या कह रही है अभी बता। नहीं सर, गलती से हो गया था। अच्छा, तो अगर नॉमिनी बनाया है तो कंपनी को मालूम है कि कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन कंपनी को ये नहीं मालूम कि डेथ हो गई है जब तक उसे इन्फॉर्म ना किया जाए। डेथ की तो जब नहीं, जब मालूम पड़ेगी जब इन्फॉर्म किया जाएगा। अचानक पता हो जाएगा कंपनी को, कंपनी में हजारों शेयर होल्डर है, लाखों शेयर होल्डर है। भाई अगर रिलायंस कंपनी की बात करो तो वहाँ पे लाखों शेयर होल्डर है, किसी एक की डेथ हो जाएगी तो रिलायंस को कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो कोई इसका बताएगा जब डेथ हो गई है। तो नॉमिनी केस में फायदा क्या होता है कि कंपनी ज्यादा फॉर्मेलिटी पर विश्वास नहीं करती है,
सीधा नाम उसके नाम ट्रांसफर हो जाता है। ये एक शेयर्स पे नहीं, अदर प्रॉपर्टी पे भी लॉ एप्लीकेबल होता है नॉमिनी केस में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो फादर के नाम एक गाड़ी थी और इनकी एफडी थी। तो उस केस में क्या हुआ बच्चों, जो एफडी थी उसमें नॉमिनी नाम लिखा हुआ था मेरा। एक्चुअली हमने भी वही अपना करा था, इधर से उधर पता शिफ्ट करने के लिए ताई के नाम से एफडी करा ली थी। तो उन्होंने नॉमिनी का नाम अपना, मेरा नाम लिखा हुआ था नॉमिनी का, तो उसमें ट्रांसफर होने में 2 मिनट लगे केवल। मतलब बैंक में एप्लीकेशन दी हमने, डेथ सर्टिफिकेट दिया और सब ट्रांसफर हो गए। लेकिन जो मेरी कार थी पापा के नाम से खरीदी थी मैंने, उसमें बड़ी दिक्कत आ गई। कैसे आ गई? उसमें पहले मुझे कोर्ट से ही लेना पड़ा कि इनके लीगल वारिस कौन कौन है, क्योंकि नॉमिनी बनाया नहीं था फादर ने मेरे। तो लीगल वारिस कौन कौन निकले? मैं, मेरी मदर, मैं और मेरी सिस्टर। अब तीनों के साइन चाहिए वहां पर कि साहब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है गाड़ी ट्रांसफर करने में इनके नाम। तो मेरे मदर के और मेरी सिस्टर के साइन हुए, मेरी मदर के मेरी सिस्टर के साइन हुए उन पेपर्स पर कि साहब हमें कोई दिक्कत नहीं है कि सुदीप जैन के नाम ये गाड़ी ट्रांसफर कर दी जाए। फिर गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर हुई, तब वो गाड़ी मैंने बेची। नॉमिनी होता है तो क्लियर कट होता है कि भाई वो आदमी कह गया, उसकी अंतिम इच्छा है तो हमें पूरी करनी है, उसके नाम क्लियर हो जाता है। तो ये हमारी कहानी निकल के आई। अब हम जो लॉ पे आ रहे हैं समरी वे में, सिंपल सा फंडा है कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी बनने के बाद होल्डिंग कंपनी में शेयर एक्वायर नहीं कर सकती, आइदर अलॉटमेंट मोड आइदर ट्रांसफर मोड। दूसरी बात, अगर एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो होल्ड कर सकती है शेयर्स। अगर उसने पहले से खरीदे हुए हैं होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले से, तो होल्ड कर सकती है, पर वोटिंग राइट नहीं होगा। आप कहोगे सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव में क्यों नहीं कह रहे हो ये बात? क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव में तो शेयर नाम ही नहीं हुए, उसके नाम ही नहीं है शेयर। रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो नाम ही नहीं होगा ना एस लिमिटेड का। भाई अगर मान लो एस लिमिटेड का ने शेयर्स होल्ड किए होते, एक्वायर किए होते सब्सिडरी बनने से पहले, तो एस लिमिटेड का नाम एच लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर में होता ना एज ए मेंबर। लेकिन जब उसने एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड किए तो उसका नाम रजिस्टर मेंबर में है ही नहीं एस लिमिटेड का। तो जब एस लिमिटेड का नाम ही नहीं है तो ना तो नोटिस आएगा ना वोटिंग राइट होगा उसका। देखिए दो चीज क्लियर कर लीजिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर वो लीगल डॉक्यूमेंट है जहां पर लिखा होता है कौन कौन मेंबर है, सारी कानूनी कार्रवाई जो की जाती है वो उन्हीं के ऊपर की जाती है। और शेयर होल्डर वो कंट्रीब्यूटर होता है टुवर्ड्स कैपिटल। नॉर्मल केस में शेयर होल्डर्स और मेंबर एक ही पर्सन होता है, बस कुछ सिचुएशन होती हैं जहां पर शेयर होल्डर मेंबर नहीं हो सकता या मेंबर शेयर होल्डर नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी बनी नई नई, तो जो जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो जिनके नाम पहले गए 2 लोगों के या 7 लोगों के, दे आर मेंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन। शेयर होल्डर कब बनेंगे? जब उनके नाम शेयर अलॉटमेंट हो जाएंगे, जिसमें 2 महीने का टाइम होता है। ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर शेयर्स पर क्या है, शेयर्स वारंट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो दे आर होल्डर्स नॉट द मेंबर्स। तो एक चीज क्लियर नहीं हुई अपने को कि अगर मान लो शेयर वारंट्स हैं तो जिनके पास शेयर वारंट्स हैं उनको तो ना तो वोटिंग राइट होगा ना नोटिस आएगा उनके पास मीटिंग का, क्योंकि रजिस्टर मेंबर में नाम ही नहीं है, ना नाम है ना एड्रेस है उनका। वो तो एज ए करेंसी चल रहे हैं मार्केट में। इसलिए शेयर वारंट्स आज की तारीख में प्रैक्टिकली बिल्कुल बंद है, पॉसिबल नहीं है शेयर वारंट। तीसरा केस ऐसा आया जब कोई मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और उनके शेयर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल गए। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिल गए तो जब तक उसके नाम शेयर नहीं ट्रांसफर होंगे, ही इज शेयर होल्डर होल्डिंग एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। शेयर तो उसी के पास है बट मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है। जब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाएगा देन ही विल बी मेंबर। शेयर होल्डर तो पहले दिन से बन गया वो। इन लोगों को इतनी बातें। एक पॉइंट और है इसमें एक्सेप्शन का, वो ये है कि अगर एस लिमिटेड एज ए ट्रस्टी होल्ड कर रही है। एज ए ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? देखो ट्रस्ट का काम होता है कि देखभाल करना। जैसे मान लो एच लिमिटेड ने, कुछ कंपनियां अब भी करती हैं, एच लिमिटेड क्या करती है कि अपने सीएसआर नाम सुना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर में क्या होता है कि अब कंपनी लॉ में एक नया क्लॉज चालू हुआ 2013 से, सीएसआर
CSR में क्या होता है कि हर कंपनी को जिसका टर्नओवर इतना सा हो या इतना हो, उसमें कुछ प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज सोशल सर्विस में देना पड़ता है। ये लॉ हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट का कहना है भाई तुम तो ले ही तो रहे हो, समाज से दे क्या रहे हो, तो उस पैसे को तुम्हें कहीं यूज करना होता है सेवा में। ये कंसेप्ट एक्चुअली इंडिया में आया, इंपोर्ट, हमारे इंडिया में सब कुछ इंपोर्ट होता है। ये US UK से आया, सारे यूरोपियन कंट्रीज ये फॉलो करती हैं, यूरोपियन कंट्री सारे ये फॉलो करती हैं। तो ये पैसा आपको कुछ सोशल एक्टिविटीज में लगाना है, राइट। तो अब क्या हुआ कि उसने क्या किया, एक कंपनी ने, जो एच लिमिटेड कंपनी है, होल्डिंग कंपनी मान लेते हैं, उसने क्या किया कि उसमें एक ट्रस्ट बनाई, एक मंदिर बनाया या एक आश्रम बनाया, कुछ ही मान लो, एक विधवा आश्रम बनाया या एक अनाथ आश्रम बनाया, और उसको एक ट्रस्ट में बना दिया। ट्रस्ट मतलब हो गया कि एक सोशल एस्टेब्लिशमेंट हो गया ट्रस्ट। ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हो गया वो। अब ट्रस्ट एक्ट में क्या होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी जो होते हैं देखभाल करते हैं, दे आर नॉट द ओनर्स, दे आर जस्ट लाइक मैनेजर्स। तो दे आर कॉल्ड ट्रस्टीज। ट्रस्टीज बनाया कि भैया आपका काम क्या है कि हम कुछ शेयर्स देते रहेंगे प्रॉफिट के पार्ट पर कंपनी को, जो ट्रस्ट है हमारी उसको देते रहेंगे। ट्रस्ट का नाम लेते हैं, मान लो साईं अनाथ आश्रम के नाम से ट्रस्ट बना जिन्होंने, है ना, और उसको हम कुछ पैसा देते रहेंगे, शेयर्स के रूप में देते रहेंगे। उससे जो इनकम आएगी उस पैसे को आप यूज करना इसके भले के लिए, जहाँ पे जो अनाथ बच्चे रहते हैं उनके भले के लिए यूज करना है। अब उसके ट्रस्टी बनाए गए, और ट्रस्टी में नाम आया राम, श्याम, और एक नाम ऐड हो गया एस लिमिटेड। एस लिमिटेड कौन है, जो एच लिमिटेड की क्या है, सब्सिडरी कंपनी है। लेकिन क्या इन जो ट्रस्टी है, क्या ये ओनर है, नहीं। तो क्या इन्हें वोटिंग राइट होगा, जब ओनर नहीं है तो वोटिंग राइट भी नहीं होगा। भूमिका कंफ्यूजन में है। सर डिविडेंड वोटिंग राइट्स तो नहीं मिलेंगे, डिविडेंड भी नहीं जाएगा। डिविडेंड तो जाएगा, डिविडेंड क्यों जाएगा, क्योंकि वो एज ए ट्रस्ट है, देखभाल के लिए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, उनका काम ही है इनकम प्रोवाइड करना। लेकिन वोटिंग राइट नहीं देंगे। वोटिंग राइट, डिविडेंड इनको ट्रस्टी को नहीं मिल रहा है, डिविडेंड ट्रस्ट को मिल रहा है। तो ट्रस्ट को तो वोटिंग राइट है, लेकिन ट्रस्ट कैसे वोटिंग करेगी, ट्रस्ट की देखभाल तो ट्रस्ट ही कर रहे हैं सारा, ओनर कोई नहीं है ट्रस्ट में, सिर्फ देखभाल। जैसे कंपनी में शेयर होल्डर ओनर होते हैं, डायरेक्टर मैनेजर होते हैं, यहाँ पर क्या है, ट्रस्टी जो है वो मैनेजर है, ओनर कोई नहीं है। तो उन्हें वोटिंग राइट, कैसे सो रही है, जैसे देखो प्रगति कैसी नींद आ रही है, पूरा मुंह खुल गया इसका, है ना। तो दे डोंट हैव द वोटिंग राइट, उन्हें वोटिंग राइट नहीं होगा। तो यहाँ पर वो होल्ड कर सकते हैं। देखिए मेन पर्पस क्या था लॉ का, कि एस लिमिटेड इंटरफेयर ना करे एस लिमिटेड डिसीजन मेकिंग में। तो तुम सब्सिडरी हो, तुम्हारे शेयर हमने एक्वायर कर लिए हैं, तुम चुपचाप आओ बैठो, हमारी बात मानो, खाओ पियो, बात हमारी मानो मीटिंग में, तभी तो हमने शेयर लिए तुम्हारे, तो इंटरफेयर ना करो हमारी प्रोसेस में। तो अगर वोटिंग राइट मिल गई एस लिमिटेड को तो इंटरफेयर करेंगी। तो यहाँ वोटिंग राइट है ही नहीं, क्योंकि ट्रस्टी है वो, सिर्फ देखभाल करने के लिए मैनेजर है। तो ये एज ए ट्रस्टी होल्ड कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, पक्का। तो आज देखा एक सेक्शन कितना टाइम लगे, आज सेक्शन 19 नहीं पूरी बैंड हो जाती, सेक्शन 19। अब देखो क्या लिखा है। एक बात और, हाँ बोल बेटा। जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला था ना, जिसमें इसने होल्ड कर रखे थे बस, लेकिन वो होल्ड नहीं कर सकता, तो सेल ही करने पड़ेंगे। तो जब वो सेल कर रहे हैं तो उसके पास होंगे दोनों ऑप्शन, कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड वाले। एस लिमिटेड के पास देखो, इसमें अभी इसमें लॉ बिल्कुल साइलेंट है इस पॉइंट पर, है ना। और केस लॉ अभी तक कोई आया नहीं, झगड़ा ऐसा हुआ नहीं आज तक कोई, क्योंकि आज तक किसी केस में सब्सिडरी कंपनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आई नहीं। लॉ ने तो अभी बनाया 2013 में ये पॉइंट, 2014 से लॉ एप्लीकेबल हुआ, जिससे अब तक कोई केस हुआ नहीं, लॉ बिल्कुल साइलेंट है। लेकिन जब भी मेरे हिसाब से ऐसा पॉइंट आएगा तो डेफिनेटली एस लिमिटेड को कम एक्स डिविडेंड वाला बेनिफिट मिलेगा, जब तक एक स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं आती है एस लिमिटेड के ऊपर। देखो एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ कि तुम लोग ध्यान रखो कि अगर किसी पॉइंट पर स्पेसिफिक लॉ है तो वो एप्लीकेबल होगा, और स्पेसिफिक लॉ कहीं पर लैक कर रहा है, नहीं है, तो फिर जनरल लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आते हैं सेक्शन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस तरह का बनेगा एग्जाम में, वेदर सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड शेयर इन होल्डिंग कंपनी एज पर सेक्शन 90 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। अ होल्डिंग कंपनी कांट अलॉट और ट्रांसफर
is shared to a subsidiary company, any such allotment transfer will be void. Exception in the following cases, a subsidiary company can hold, online कर लेना hold को, hold shares in holding company. Subsidiary company can hold shares in holding company as legal representative. Subsidiary company hold share in holding company as trustee. Subsidiary company can hold shares if shares were allotted before being subsidiary. In point number 3 लिखा है मैंने, लिखवाया है. In point number 3 company does not have voting rights. लिखवाया है ये बच्चों, ठीक है. एक नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएट कंपनी. ये कंसेप्ट भी नया आया है 2013 एक्ट में, 56 एक्ट में नहीं था. 50% से ऊपर तो होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आ गया, होल्डिंग कंपनी हो गई. 20% से लेकर 50 के बीच में अगर होल्डिंग होती है तो वो एसोसिएट कंपनी कहलाएगी. सिंपल सी बात आई मैं तुम्हें. 50 से ऊपर तो होल्डिंग सब्सिडी हो गई. मान लो एस लिमिटेड का 50% से ज्यादा होल्ड कर रही है एच, तो क्या बन गई, एच क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी. लेकिन 50 से कम है, 20 से ज्यादा है, तब क्या होगा, पढ़ते हैं लॉ पे, सेक्शन 2 क्लॉज 6. A company is an associate company of other company if other company has significant influence on first mentioned company. Significant influence means holding at least 20% of share capital. Share capital में क्या आ रहा है यहाँ पर, equity capital plus convertible preferential capital. Subsidiary company is not the associate company. सब्सिडी कंपनी एसोसिएट कंपनी नहीं मानी जाएगी. क्यों नहीं मानी जाएगी, जब सब्सिडी बन गई तो एसोसिएट कहाँ रही हो. एसोसिएट का मतलब होगा कि हेल्पिंग है, तो आप राय ले सकते हो, भैया से मेजोरिटी शेयर है इनके. राय मानना नहीं है क्योंकि हमारे पास 50% से कम शेयर है, मेजोरिटी किसी और के पास है. एग्जाम्पल देख लो. इफ ए लिमिटेड होल्ड्स एटलीस्ट 20% बट अप टू 50% ऑफ पेड अप कैपिटल इन बी लिमिटेड, देन ए लिमिटेड विल बी एसोसिएट कंपनी ऑफ बी लिमिटेड. अगर एच लिमिटेड 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करती है एस में, एस लिमिटेड में, तो एच लिमिटेड बन जाएगी क्या, होल्डिंग कंपनी. 50% तक है, 20% से लेकर 50% तक एच लिमिटेड होल्ड कर रही है एस लिमिटेड में, तो एच लिमिटेड कहलाएगी एसोसिएट कंपनी. होल्डिंग नहीं बनेगी, एसोसिएट कंपनी कहलाएगी. कंफ्यूजन ये आ रहा है कि तो एसोसिएट कौन सी होगी, एच या एस. तो एच लिमिटेड होल्डिंग होगी जो होल्ड कर रही है, जो एक्वायर कर रही है, दैट इज एसोसिएट कंपनी. कंफ्यूजन कोई? सर बोलो बेटा. अगर एच ने एस के 51% शेयर होल्ड कर रखे हैं की पॉइंट और एस 50 प्लस, हाँ ठीक है कुछ भी, हाँ हाँ है ना, और एस लिमिटेड कुछ टाइम के बाद और शेयर इशू कर देता है, तो फिर उसकी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी. फिर ठीक अगर है, जो एच के पास शेयर्स है वो 50 से कम हो जाएंगे. ठीक है. एच ने जैसे 1 लाख का 50,000 ले रखा था, अब उसने 1 लाख के और इशू कर दिए, ठीक है. तो अब एच के परसेंटेज कम हो गया, हम्म. तो वो डायरेक्टली एसोसिएट हो जाएगा या कुछ पेपर वर्क लगेगा ये उसमें. डिसीजन कौन लेगा कि उसे 1 लाख इशू करना है नहीं करना है? अच्छा एच लेगा. कंट्रोल तो एच के हाथ में है ना, वोटिंग राइट उसके हाथ में, तो वो डिसाइड करते हैं हमें करना है नहीं करना है. तो तो अगर वो कर देते फिर एसोसिएट हो जाएंगे. उसमें भी क्या होता है, हाँ एसोसिएट हो जाएंगे अगर वो शेयर कोई बाहर वाला लेता है. पर लॉ में ये है कि पहले जब इशू किए जाते हैं, जब इशू दोबारा इशू किए जाते हैं शेयर, तो पहले पुराने वालों से पूछा जाता है तुम्हें तो नहीं चाहिए शेयर, उसे राइट इशू बोलते हैं. अभी जैसे मेरी क्लाइंट की कंपनी है, होटल है, होटल किंगसन पैलेस, तो उनकी 10 लाख की कैपिटल है, उन 10 लाख की शेयर कैपिटल बढ़ानी है, तो वो शेयर पहले पुराने वाले शेयर होल्डर को दिए जाएंगे. जब वो मना कर देंगे तब बाहर वालों को दिए जाएंगे. ठीक है, पहले पुराने से तो पूछ लो, घर वालों से तो पूछ लो भैया तुम्हें तो चाहिए नहीं चाहिए. बाहर वालों को जब बांटेंगे जब घर वालों का पेट भर जाएगा. ठीक है. श्रेया थक गई क्या? नो सर. बस थोड़ी देर और, ज्यादा काम रह गया है, ज्यादा नहीं है. अब बात कर रहे हैं दो, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी. ये तो सबको पता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है वो लिस्टेड कंपनी, जो नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी. स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तुमने गलती लाई थी. हाँ सर, हाँ सर, ये बात है. लिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है तो लिस्टेड कहते हैं. और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है,
ये किसी को नहीं पता है। अच्छा, लिस्टेड अनलिस्टेड पढ़ा था तुमने अपने 12th में, 11th 12th में? स्टॉक सर अभी बारे में थोड़ा अभी पढ़ा था बिजनेस टर्मिनोलॉजी में। नहीं, 11th 12th में नहीं पढ़ा? 12th में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में था, तो उसमें था थोड़ा सा। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या ये नहीं पता बताया है ना। तो स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक ए मार्केट, लाइक ए सब्जी मंडी। ये सब्जियां बिकती है ना, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है ए लिमिटेड, राइट? ए क्यों नाम लो ना, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस ने शेयर इशू किए, 10 रुपए का शेयर इशू किया, 2 रुपए प्रीमियम पर। तो रिलायंस अपनी बुक्स में क्या दिखाएगा? शेयर कैपिटल 10 रुपए और रिजर्व सरप्लस 2 रुपए, यही दिखाएगा ना? यही तो पड़ा हुआ है अकाउंट्स में। यस सर। वो शेयर खरीद लिए खुशी जैन ने, तो खुशी जैन अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगी इन्वेस्ट में, असेट साइड में, शेयर्स इन रिलायंस 12 रुपए, 12 रुपए दिए, ठीक है। अचानक से शेयर के पैसे बढ़ गए, वो शेयर मार्केट में हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में 25 रुपए का, 25 रुपए का हो गया। अब खुशी जन अपनी बुक्स में कितने रुपए का दिखाएगी? 12 रुपए का, 25 रुपए का। तो 25 रुपए का, 12 रुपए का। 12। और रिलायंस वही 10 का आई थिंक प्रीमियम पे चला जाएगा बाकी। 10 और 2 है ना। खुशी जैन भी अपनी बुक्स में 12 दिखाएगी। भाई आपने जब शेयर खरीदी तो एंट्री क्या पास की थी आपने? शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये तो करी होगी आपने। जब खुशी जैन ने खरीदी थी शेयर्स रिलायंस के, तो एंट्री क्या पास की होगी? बताओ, चलो बताओ। अच्छा ये सोचना पड़ रहा है। सर 2 वाह, बताओ जरा, शेयर्स खरीदे खुशी जैन ने, चलो एंट्री बताओ इसकी। हालांकि मुझे अकाउंट्स आती नहीं है, पर इतनी भी नहीं, ऐसे भुलक्कड़ नहीं होगी मैं इतनी भूल गया हूँ। कंपनी की बुक्स में बता। सर इस खुशी जैन की बुक्स में बताओ मुझे। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक, है इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक या शेयर का इन्वेस्टमेंट, लेंगे। देखो, अरे देखो तुम लोग है ना प्रैक्टिकल चीजों से बहुत दूर चले गए हो। इन्वेस्टमेंट तो हेडिंग होती है बैलेंस शीट में, उसकी देना पड़ेगा क्या इन्वेस्टमेंट में क्या है, शेयर्स है, एफडी है, एफडी है तो किस बैंक में, इनकम टैक्स वाले ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे वो कि इन्वेस्ट लेके छोड़ दिया तुमने। तो एंट्री क्या पास होगी? इन्वेस्टमेंट तो हेडिंग है केवल, अभी तो तुमने यही पढ़ा ना बैलेंस शीट में, तो हेडिंग है वो केवल। जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे ना सीए की, सीए के अंडर में, तब मालूम पड़ेगी। तो एंट्री क्या पास होगी बताओ? आशी ने कुछ ना कुछ कोशिश सही करी थी। तो शेयर टू बैंक, शेयर्स इन रिलायंस टू बैंक, यही एंट्री होगी। तो आपने बिल्कुल शायद नहीं, बिल्कुल सही बताई कि कितने रुपए से होगी? 12 रुपए से। 12 रुपए से। अब तुम कह रहे हो सब अगले साल जब शेयर 25 के होगा तो 25 का दिखाएंगे हम शेयर, तो 13 रुपए का एडजस्ट करोगे शायद, कह रहे थे भाई। सर जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो उसमें रिवैल्यूड होंगी ना सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट फिक्स एसेट का बनता है, उसका भी इनकम रिकॉग्नाइज नहीं की जाती है। अगर आपने मॉल कोई वो सिर्फ शेयर होल्डर को बेवकूफ बनाने के लिए होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उन्हें बताने के लिए आपसे कंपनी अच्छी चल रही है, वर्थ है कंपनी की। अदरवाइज एक्चुअल में रिलाइज होना हुआ है प्रॉफिट। भाई आपने एक बिल्डिंग खरीदी, 10 लाख की खरीदी, बुक्स में 10 लाख की दिखा दी, वो बिल्डिंग 50 लाख की हो गई, तो रिलाइज कब होगा? जब बेचे तो तभी तो रिलाइज प्रॉफिट है वो। अभी जब तक तो अनरिलाइज्ड है, तो अनरिलाइज पे हम कभी प्रोविजन हमेशा लॉस पे करते हैं, इनकम पे थोड़ी करते हैं। यही तो पढ़ा था अकाउंट्स में। इनकम को ऐसे कम मान लेंगे, इनकम होने वाली है, लॉस को मान लेते हैं। इसलिए स्टॉक दिखाते हैं किस पर? कॉस्ट एनआरवी विचएवर लेस। फिक्स पे दिखाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, इसी में तो दिखाते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व को रिकॉग्नाइज थोड़ी किया जाता है इनकम टैक्स में, वो तो सिर्फ शेयर होल्डर बताने के लिए होता है कि देखो हमारी कंपनी अच्छी चल रही है, शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं हमारे। अदरवाइज वो रिकॉग्नाइज प्रॉफिट थोड़ी ना है, या रियलाइज प्रॉफिट थोड़ी ना है। रियलाइज तो जब होगा जब एसेट बेच दोगे। भाई आपने आज 50 लाख की कर ली, और मान लो कल को बिल्डिंग गिर गई, या उस पर कोई नक्शा पास नहीं हुआ, या उस पर कोई
ऑर्डर आ गई, रेस्ट्रिक्शन आ गई, तो फिर बिल्डिंग वहीं की वहीं रह गई। ऐसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है रिवोल्यूशन का। ठीक है, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे जब पढ़ोगे आप, तो इंड एस आ जाएंगे आपके टाइम तक। तो शेयर्स की वैल्यू कितनी आएगी बुक्स में? जो आपने एक्चुअल प्राइस किया, पे किया है। मार्केट से कोई मतलब नहीं है भैया, मार्केट में कुछ भी हो जाए रेट। जब बेच दोगे उन्हें, अब मान लो 12 का माल 15-25 में बिक गया, तो फिर क्या एंट्री पास करोगे? वो शेयर से आपके 12 के 25 में बिक गए, अब क्या एंट्री पास करोगे? बैंक टू शेयर्स टू P&L। बैंक टू शेयर टू P&L, वेरी गुड। तो ऑटोमेटिकली 13 रुपए कहाँ गए? P&L में आ गए, आपके प्रॉफिट का पार्ट हो गया। कब हुआ? जब आपने बेच दिए, रियलाइज कर दिया। तो जब तक रियलाइज नहीं होंगे तब तक वो एक्चुअल कॉस्ट पड़ेंगे जो आपने पे किए। मैंने अपने जीवन में, मैं बड़ा ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ 13 सालों 17 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने जीवन में शेयर नहीं खरीदे कभी भी। क्यों? क्योंकि वो मेरे फादर को लॉस हुआ, तो उससे मेरा एक होता ना, एक बैकग्राउंड में एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा, तो उस चक्कर में मैंने हाँ जीवन में मैंने एक बार खरीदे, वो भी अभी रिसेंटली। बड़ा शौक था मुझे, मन में थी एक बार जरूर खरीदूं, तो मैंने खरीदे यस बैंक के शेयर खरीदे। जब उसका शेयर का रेट एकदम से नीचे आया, 14 रुपए रह गया। 250-300 रुपए शेयर था, 14 रुपए रह गया। अच्छा, तो मैं देख रहा था, मेरे मन में आया देखो मैं लाभ खरीद लेते हैं। तो मैंने कितना सारा इन्वेस्टमेंट किया उसमें, मात्र 1000 शेयर खरीदे, 14,000 रुपए के शेयर खरीदे मात्र। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया मैंने, वो देखो। और किस्मत देखो, तीसरे दिन मैंने बेच दिए 29 रुपए में। तीन दिन में 14,000 के 29,000 मिल गए मुझे, है ना। और उसके बाद मैं हाथ जोड़ दी, भैया अब नहीं खरीदेंगे शेयर, भैया ये हो गया काम, जो कमाना था कमा लिया शेयर मार्केट में। तो ये खतरनाक मार्केट है शेयर मार्केट, क्योंकि इसमें आप एज ए प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो शेयर्स, दैट विल बी बेनिफिशियल, लेकिन एज ए ट्रेडर आप खेल रहे हो उसमें कि खरीदो बेचो, वो खतरनाक है। तो मैंने कितना शेयर भी किया था एक शेयर का, कि जो होल्ड करते हैं कितना बेनिफिट मिलता है। एक महिंद्रा के शेयर से एक बेचारे बुजुर्ग के पास, कितना बताया था तुम लोगों को? एक महिंद्रा के शेयर से बुजुर्ग के पास, बुजुर्ग चले गए कॉमा में, शेयर मिले पोते को उसके, और वो शेयर की वर्थ हो गई 130 करोड़, 130 करोड़ हो गई, है ना। तो ये होल्ड करो प्रॉपर्टी को। खैर कंपनी लॉ पे आ रहे हैं, हम लॉ की बात कर रहे हैं, हम कंपनी लॉ पे चल रहे हैं। तो सीधा फंडा ये है कि शेयर होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का जो रिलेशन हमने डिस्कस किया, इसमें किसी कोई डाउट है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कुछ चीजें तो वास्तव में प्रैक्टिकली होती हैं, पर कुछ चीजें प्रैक्टिकल से बहुत दूर होती हैं। लॉ प्रैक्टिकल से बहुत दूर होती है, हर पॉइंट की वैल्यू होती है। हम सेक्शन पढ़ते थे, सेक्शन 9 जो अभी 96 से पहले सेक्शन कुछ और था, एजीएम के लिए, और वो हम इतने साल से पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, सपोज मेरी पढ़ाई शुरू हो गई 96 से, इनफैक्ट सीए शुरू हो गया, उसके बाद में सीए बना। तो 96 से मैं कंपनी लॉ पढ़ रहा हूँ। 96 से एजीएम का सेक्शन है, उसमें एक लाइन लिखी थी, एजीएम का सेक्शन था, उसमें एजीएम में लिखा होता था कि हर कंपनी को एक मीटिंग करानी होती है। वही सेक्शन कॉपी पेस्ट हुआ हमारे नए एक्ट में। उसमें एक लाइन था, एनी अदर पावर एज द आरओसी में थिंक में अप्लाई फॉर दिस पर्पस। आज तक हमें समझ में नहीं आया कि इसका यूज क्या है इस लाइन का, और वो कोरोना काल में यूज हुआ इस लाइन का। मैंने बताया था कि कोरोना काल में इनकम टैक्स की डेट बढ़ गई, लेकिन आरओसी की डेट नहीं बढ़ी थी। तो शेयर भी किया था मैंने कि 6 महीने का टाइम होता है एजीएम का। तो कल ऑर्डर आ गए, तो सेक्शन 96 की वो पावर को यूज करते हुए सेक्शन में लिखा हुआ था कि आरओसी डिसीजन ले सकता है। उस पावर को यूज करते हुए हम 3 महीने का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन दे रहे हैं सारी कंपनियों को एजीएम के लिए। तो मैंने पहली बार इस सेक्शन को यूज होते देखा प्रैक्टिकल। ऑर्डर आ गया आरओसी का, सब इस सेक्शन को लिखा, सब मैं इस एक्ट की इस सेक्शन की इस सब सेक्शन को यूज कर रहा हूँ। उसमें मुझे पावर दी गई थी कि मैं जो चाहे डिसीजन ले सकता हूँ इस एजीएम से रिलेटेड मैटर में। तो मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि जितनी कंपनियां हैं, अगर वो टाइम पर नहीं कर पाती हैं मीटिंग, तो अगले 3 महीने का मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ, जो मेरे हाथ में था, अप्लाई करने के बाद था, पर मैं अपनी पावर को यूज कर रहा हूँ और सुओ मोटो अपनी मर्जी से हर कंपनी को 3 महीने का एक्सटेंशन दे रहा हूँ, क्योंकि कोरोना के काल में काम नहीं हो पाए। तो हर चीज का, हर पॉइंट का कहीं ना कहीं यूज है लॉ में। तो वो सेक्शन मैंने पहली बार इतने सालों में 96 से लेकर आज मुझे 2020 और 24 साल हो गए, पहली बार उस सेक्शन को यूज होते हुए देखा।
तो आज की क्लास इतना ही, कोई क्वेरी किसी की? ठीक है, तो आज शाम को इंग्लिश की क्लास होगी आपकी 5 बजे, कल नहीं हो पाई थी, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था, तो आज शाम को 5 बजे क्लास होगी इंग्लिश की। हालात कल टेस्ट है तुम लोगों का पार्टनरशिप का। शिखा की शक्ल देखो, ऐसे मैंने खून मांगा इससे, शक्ल ऐसी हुई है सर, टेस्ट है, टेस्ट तो है ही बेटे। और देखो यही जीवन के वो हैं जिससे आप आगे बढ़ते हो, हर चीज पे अपने आप को साबित करते हो। टेस्ट क्या है? अपने आप को साबित करना कि हम जानते हैं, हमारे अंदर ज्ञान आ गया। ये तो आजकल तो ये हो गए, ऑनलाइन जमाने आ गए, तो टेस्ट वाले सब कुछ हो रहा है। वरना गुरु गुरु पुराने जमाने क्या होता था, परीक्षा देने के लिए जाओ भैया परीक्षाएं दो, कितनी खतरनाक परीक्षाएं होती थी, ये करो वो करो, है ना। आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरुकुल कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब पहले गुरुकुल था, फिर क्लासरूम हुआ, अब स्टडी फ्रॉम होम हो गया। आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है। एक चिप लगा दी, 1 घंटे चिप लगा के बैठ गया, पता लगा सारी क्लास चल रही है अंदर दिमाग में, है ना। एनीवे, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं इसको जो आज की रिकॉर्डिंग है मैं उस पर यूट्यूब